हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यदि आपका हिस्ट्री पढ़ता है सब्जेक्ट, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखें, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है, जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 170 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में कहने का मतलब है कि एक वीडियो में तो 170 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो का 2-3 पार्ट आएगा, ठीक है। इसमें आपको टॉप 170 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो कि पूरा मैं यहाँ पर नोट कर चुका हूँ, ठीक है। 170 क्वेश्चन, यदि आप इन 170 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको और कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिस्ट्री में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और कोई मित्रगण है तो उन्हें भी शेयर कर दे, ठीक है। कई बच्चे का कमेंट आ रहा था कई दिनों से कि सर 12th के लिए भी वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 12th के लिए, ठीक है। आगे आपको इस चैनल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और सभी विषय के मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री के। हाँ, पहले हिस्ट्री से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इस 170 क्वेश्चन है तो आप ये मत समझिए कि आपको 170 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। 170 क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम कई 100 क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए, और चैप्टर वाइज में इसमें लिखा हूँ कि आपको दिक्कत भी ना हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है हमारे सामने कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर है रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये नदी में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता लौह युग की नहीं है, लोहा का उसमें खोज ही नहीं हुआ था। ताम्र युग भी नहीं है, तो क्या है, कांस्य युग है। क्या है, कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है वही मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो कांसा कांसा एक धातु होता है जो तांबा, ठीक है, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन, ये दोनों को मिलाने से जो धातु बनता है उसको हम लोग कांसा धातु कहते हैं, ठीक है। और तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा का प्रयोग अधिक करे हैं, ठीक है। इसीलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जैसे पाषाण काल में पत्थर का उपयोग ज़्यादा किया है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। लोहा का प्रयोग जहाँ पे ज़्यादा होगा उसको लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। उसी तरह जहाँ पे कांसा का युग हुआ है उसे कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जो होता है मृतकों का टीला या टोला, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन था, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है ये किया था R.D. बनर्जी, यानी रखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, ठीक है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए, ये जो जॉन मार्शल है ना, ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये R.D. बनर्जी और रखाल दास काम करते थे, इंजीनियर थे, ठीक है। तो अगर ये पूछ दे क्वेश्चन कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का खोज किसके नेतृत्व में हुआ है, तो वहाँ पे जॉन मार्शल आंसर हो जाएगा, ठीक है। किंतु यहाँ पर पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया है, तो R.D. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन वही है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है।
1921 ईस्वी में। चलिए देखिए, आपको जिस चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने इसमें रखा है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो लोहा का, सिंपल आंसर है। क्या लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को बिल्कुल नहीं था, ठीक है। सोना का, चांदी का, तांबा का सबका था, किंतु लोहा का नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो सिंपल से आंसर साहित्य हो जाएगा। सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ये सब आपको जब खुदाई होता है तो हमें प्राप्त होता है, किंतु साहित्य नहीं, ठीक है। इसलिए पुरातत्व हम इसे पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो पुरातत्व के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीन वस्तुएं, जो खुदाई के दौरान जो प्राचीन वस्तुएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तो कभी भी पुरातत्व में साहित्य नहीं मिला, क्योंकि साहित्य जो रहेगा अंदर वो तो गल जाएगा ना, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए साहित्य को हम लोग पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखते और नहीं मिला भी नहीं है साहित्य कोई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ठीक है, इनको भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम का। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर विलियम जोन्स होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? वही क्वेश्चन जो अभी हमने बताया, तो सिंपल है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। चलिए कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है हमारा राजस्थान में है। कहाँ हुआ? सॉरी, हमें ऑफलाइन में मैं जब पढ़ाता हूँ तो बउआ बाबू कहने का आदत इसलिए बोला गया, सॉरी, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 13, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है हमारा गुजरात, हाँ गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे, क्या? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। देखिए ये क्वेश्चन भी दे ही दिया है यहाँ पे, लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। चलिए हड़प्पावासी किस देवी की पूजा करते थे? तो मातरी देवी की। किस देवी की? तो मातरी देवी की पूजा करते थे। और पूछ दे कि हड़प्पावासी किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति। क्या क्या? पशुपति, ठीक है। किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति। और किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी। आप लोग समझे होइएगा, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, ठीक है। विशाल स्नानागार के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। यह एक सार्वजनिक मतलब स्नान के लिए ये जो स्नानागार बनाया गया था, ठीक है। और इसमें इसका जो लंबाई था ना 39 फीट था। कितना? 39 फीट। और इसका जो चौड़ाई था वो 23 फीट था, ठीक है। और जो गहराई था वो 8 फीट था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछता है। यदि इसको मीटर में आप देखिएगा तो 11.8 मीटर पड़ेगा आपको लंबाई। चौड़ाई पड़ेगा आपको 7.5 मीटर और गहराई पड़ेगा 2.5 मीटर, ठीक है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये सार्वजनिक स्नान के लिए यह स्नानागार था, ठीक है। ये एक प्रमुख जलाशय था, जैसे अभी नदी पोखरी होता है ना, उस तरह से पोखर की तरह था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? परिषद का मतलब सभा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। यानी चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी यह कनिष्क के काल में, है ना, हुआ था। और कश्मीर के कुंडल वन में, ये भी पूछ देता है, कश्मीर के कुंडल वन में, है ना, कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में क्या हुआ था? ये चौथा बौद्ध संगति हुआ था। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? आपको एक न एक बौद्ध संगति जरूर पूछने वाला है, ठीक है, लिख के रख लीजिए। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो हमारा होता राजगिरी में। क्या?
राजगृह में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, राजगृह में हुआ था। ठीक है, और इस किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के काल में हुआ था। यह हर्यक वंश का दूसरा शासक था, बिंबिसार के पुत्र था। ठीक है, और 483 BC में हुआ था, जब महात्मा बुद्ध जब डेथ करे थे, मर गए थे, तो 483 BC में, ठीक है, यह अजातशत्रु के काल में राजगिरी स्थल था। आपको तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ईस्वी पूछ सकता है, किस राजा के काल में हुआ ये भी पूछ सकता है, किस जगह पे हुआ वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तीसरा बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, स्तूप संबंधित है, तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। स्तूप होता क्या है? इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ इस तरह से होता है, इसमें डेड बॉडी को दफनाया जाता है। किसको? जो बौद्ध धर्म के संत जो मर जाते हैं ना, उसको इसमें दफनाया जाता है। उसे ही क्या हम लोग कहते हैं? वहाँ पर जो समाधि बना दिया जाता है दफनाने के बाद, उसे हम लोग स्तूप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्ध का जन्म। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के तराई के लुम्बिनी नामक वन में। हाँ, 563 BC में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, किंतु आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा लंबा तो होगा, है ना। अगर आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देता हूँ कि इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आगे से सुधार करेंगे। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था अभी बताए हम 563 BC में। कितना? 563 ईसा पूर्व में। BC का मतलब ईसा पूर्व होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, निरंजना नदी था। क्या? निरंजना, है ना, सॉरी निरंजना नदी था, निरंजना, और पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये भी पूछ देता है, कई बार नदी भी पूछ देता है। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमारा 3 क्वेश्चन बना ना, उसी तरह। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार। बिहार क्या होता है भाई? तो ये बौद्ध निवास स्थल होता है। क्या? बौद्ध निवास स्थल होता है। ठीक है, जहाँ बौद्ध भिक्षु रुकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान किस धर्म से? बौद्ध धर्म के ही 2 शाखा है। जो चौथी बौद्ध संगति जो कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुआ था, प्रथम शताब्दी में, उसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान महायान के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। हीनयान जो था ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और जो महायान था ये महात्मा बुद्ध को मतलब भगवान मानते थे। महायान मूर्ति पूजा करते थे बुद्ध की। ठीक है, मूर्ति बना करके। और हीनयान जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये हीनयान जो है परिवर्तन नहीं चाहता था कि अपने धर्म में, ठीक है, किसी प्रकार का, किंतु महायान परिवर्तन चाहता था। हीनयान में महिला शामिल नहीं थी, महायान में महिला भी शामिल थी। ठीक है, इस तरह से आपको हीनयान और महायान में अंतर भी पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। इस त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध जी के उपदेशों को रखा गया है। यह 3 पुस्तक से मिला करके बना है। पहला है सूत पिटक। क्या? सूत पिटक। दूसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। तीसरा है विनय पिटक। तीसरा क्या है? हाँ, विनय पिटक। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक
और विनय पिटक, ये 3 पुस्तकों को मिला करके एक बड़ा ग्रंथ त्रिपिटक बनाया गया है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, साती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? कोई भी स्तूप हो बौद्ध धर्म से संबंधित ही होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, हम लोग 20 मिनट के वीडियो में जितना क्वेश्चन हो जाए इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली। हाँ यही है, कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी महावीर की, वो पावापुरी में हुई थी। लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी, और सारनाथ में तो महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में देखिए। इस चारों का, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध का। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और महावीर स्वामी के जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ, या कुंडग्राम भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, महावीर का जन्म। तो महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था, और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। जिस तरह से हीनयान महायान बौद्ध धर्म से, उसी तरह श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो सिंपल है, इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ नहीं, महावीर स्वामी। क्या होगा? महावीर स्वामी। हाँ 24वें, हाँ 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। हाँ थोड़ा सा एक और बार, तीर्थंकर क्या होते थे? जैन धर्म के गुरु हुए। ठीक है, गुरु को हम लोग क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। ठीक है, इस बार को ध्यान रखिएगा। और कई बार जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में पूछ देता है कि प्रथम कौन थे तीर्थंकर जैन धर्म के? तो उसका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या था? प्रथम थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ लिया है, तो पार्श्वनाथ होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ये जो 4 सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये पार्श्वनाथ दिए थे। और 5वां जो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, यह महावीर स्वामी इसमें जोड़े थे। ठीक है, तो 5 सिद्धांत शिक्षा हुआ जैन धर्म का। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडवों ने जीता। अपने महाभारत में देखा होगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडवों ने जीता था। ठीक है, कौरवों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, यानी महामहिम भीष्म। ठीक है, पितामह है ना, इनका ही नाम है पितामह, इनको नहीं कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो आपको पता है द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी, तो इनमें से सभी इसका आंसर होने वाला है, जो भी नाम दिया गया। भीम की भी थी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव की भी थी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता ही होगा, वेदों की संख्या 4 है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितनों दिनों तक चला था? तो इसका आंसर है 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने किया है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है, और रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया है। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर वाइज इसमें मैंने क्वेश्चन को रखा है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जिस मतलब चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसी क्वेश्चन को रखा है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी हो गई है, 20 मिनट के लगभग हो गई है। तो अब अगला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है,
वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए सभी हमने टाइप करके रखा है, आपको मैं पूरा दिखा दूँ, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। लगभग इसमें मैं 170 क्वेश्चन को टाइप करके रखा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 170 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका गारंटी हम देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटा तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक वीडियो में बने रहे इसके लिए थैंक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।